नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर। ये दिन मतलब 14 सितंबर हर साल मनाया जाता है। पर यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसके पीछे एक भाषा की पूरी कहानी है, उसकी पहचान का सवाल है और हाँ, उसके भविष्य से जुड़े कई अहम मुद्दे भी। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो भी अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ इतिहास पर रोशनी डालते हैं, कुछ इसके सांस्कृतिक पहलू पर और कुछ आज की स्थिति मतलब आंकड़े वगैरह भी दिखाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों को मिलाकर समझें कि भाई 14 सितंबर ही क्यों, कहानी क्या थी इसके पीछे और आज के टाइम में इसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं सीधे उस दिन से जब हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। ये सवाल तो आता ही है मन में कि आखिर 14 सितंबर ही क्यों चुना गया। तो स्रोत हमें ले चलते हैं सीधे 1949 में। इसी दिन भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें एक बहुत अहम और शायद उस वक्त काफी क्या कहते हैं गर्मागर्म बहस भी हुई होगी। उसके बाद एक फैसला लिया गया। हाँ, काफी विचार विमर्श हुआ, अलग अलग मत थे और आखिर में ये तय हुआ कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाती है उसे अनुच्छेद 343 के तहत भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा मतलब राजभाषा के रूप में अपनाया जाएगा। वो एक ऐतिहासिक पल था जिसने एक तरह से आजाद भारत की भाषाई पहचान की नींव रखी। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये फैसला सिर्फ मतलब राजनीतिक या प्रशासनिक इच्छा से नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की मेहनत थी। कई साहित्यकार थे, विद्वान थे, हिंदी प्रेमी थे, जिनका संघर्ष और समर्पण था। जैसे नाम आते हैं काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास। इन सब ने काफी जोर लगाया था। लेकिन एक नाम है जो स्रोत खास तौर पर उभारते हैं, वो है व्यवहार राजेंद्र सिंह। कहते हैं उनके जो तर्क थे, उनका जो अथक प्रयास था, उसने हिंदी को राजभाषा बनाने की पैरवी में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अलग अलग विचारों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की थी। अच्छा। और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू भी है शायद, है ना, जो स्रोत बताते हैं 14 सितंबर की तारीख को लेकर। बिल्कुल। जानकारी ये है कि 14 सितंबर व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्मदिन भी था। अरे वाह। हाँ, अब स्रोत ये साफ नहीं करते कि क्या ये तारीख जानबूझकर उनके सम्मान में चुनी गई या ये बस एक अच्छा संयोग था। लेकिन इस बात ने इस दिन के महत्व को एक और परत जरूर दे दी। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यक्तिगत समर्पण और राष्ट्रीय फैसले ऐसे जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक कदम नहीं था, इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना थी। ये वाकई दिलचस्प है कि इतिहास में कैसी ऐसी छोटी छोटी कड़ियां जुड़ जाती हैं। तो ठीक है, संविधान सभा का फैसला हो गया, तारीख भी तय हो गई, लेकिन इसे हर साल मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ उस ऐतिहासिक घटना को याद करना या स्रोत कुछ और भी बताते हैं? नहीं, सिर्फ याद करने से कहीं ज्यादा है इसका मकसद, जैसा स्रोत बताते हैं। मेन फोकस है युवा पीढ़ी को हिंदी के महत्व से जोड़ना। आजकल आप देखिए अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। हाँ, वो तो है। तो स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदी दिवस एक मौका है अपनी भाषाई जड़ों को पहचानने का, अपनी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का, उसके प्रति सम्मान जगाने का। एक तरह से भाषा के प्रति चेतना को जिंदा रखने की कोशिश है ये। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जरूरत की तरह देखा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। इसे मनाया कैसे जाता है? आपने कहा देश भर में, खासकर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों में। क्या होता है इन जगहों पर? हाँ, काफी सक्रियता रहती है। स्कूलों कॉलेजों की बात करें तो स्रोत कई तरह की एक्टिविटीज बताते हैं। जैसे निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, विषय अक्सर हिंदी का महत्व, उसका भविष्य या किसी साहित्यकार पर होते हैं। वाद विवाद होते हैं, जहां छात्र भाषा से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। फिर कविता पाठ होते हैं, छात्र अपनी लिखी या किसी प्रसिद्ध कवि की रचनाएं सुनाते हैं। अच्छा जी। और इन सब के अलावा एक और चीज है जो बार बार आती है स्रोतों में, हिंदी पखवाड़ा। हिंदी पखवाड़ा मतलब? हाँ, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय। तो ये उत्सव सिर्फ 14 सितंबर को खत्म नहीं होता। कई दफ्तरों में, संस्थानों में ये 14 सितंबर से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलता है। ओह। हाँ, इस दौरान रोज कुछ न कुछ होता है। कभी कोई वर्कशॉप, कभी सेमिनार, कभी कोई प्रतियोगिता। मकसद यही कि भाषा का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम में, बातचीत में बढ़े। 15 दिन, ये तो वाकई भाषा के लिए एक माहौल बनाने जैसा है।
अच्छा, और सिर्फ ये गतिविधियां ही नहीं, शायद कुछ सम्मान और पुरस्कार भी दिए जाते हैं इस मौके पर, स्रोत बताते हैं। सही कहा आपने। स्रोत दो खास राष्ट्रीय पुरस्कारों का जिक्र करते हैं। एक है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और दूसरा है राजभाषा गौरव पुरस्कार। अच्छा, ये किनको दिए जाते हैं? देखिए, जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है वो मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कंपनियों, बैंकों को दिया जाता है जिन्होंने राजभाषा हिंदी में बहुत अच्छा काम किया हो। और जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, रिटायर्ड भी शामिल हैं, और किसी भी भारतीय नागरिक को भी मिल सकता है अगर उन्होंने हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर कोई मौलिक किताब लिखी हो या फिर केंद्र सरकार के कर्मियों ने कोई बहुत अच्छा लेख लिखा हो हिंदी में। तो ये पुरस्कार न सिर्फ उन लोगों और संस्थाओं के काम को पहचान देते हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है, बल्कि ये दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। ये दिखाता है कि भाषा के लिए जो समर्पण है उसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है। सही है। सम्मानों पुरस्कारों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जिक्र शायद। कोशिश ये रहती होगी कि हिंदी सिर्फ दफ्तरों या किताबों तक ही न रह जाए। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कवि सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े कवि आते हैं, अपनी रचनाएं सुनाते हैं। हाँ, सुना है मैंने। नाटक मंचन होते हैं जो हिंदी कहानियों या सामाजिक मुद्दों को मंच पर लाते हैं। संगीत संध्याएं होती हैं जिनमें हिंदी गाने, संगीत होता है। ये सब क्या करते हैं? ये भाषा को कला और मनोरंजन से जोड़ते हैं, उसे आम लोगों के और करीब लाते हैं, उसे ज्यादा जीवंत बनाते हैं। ये तो हुई मनाने की बात। अब जरा कुछ उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर आते हैं जो स्रोत हिंदी भाषा के बारे में बताते हैं। एक बात तो मुझे वाकई चौंकाने वाली लगी, दुनिया में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से हिंदी का स्थान। हाँ, वो आंकड़ा तो वाकई प्रभावशाली है। अलग अलग स्रोत थोड़ा अलग बताते हैं, पर लगभग सभी मानते हैं कि हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी? जी हाँ, और इसे बोलने और समझने वालों की कुल संख्या अंदाजा लगाइए 60 करोड़, मतलब 600 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। 60 करोड़? हाँ, ये नंबर दिखाता है कि हिंदी की पहुंच कितनी है, विश्व स्तर पर इसका कितना महत्व है। ये सिर्फ भारत की भाषा नहीं है, बल्कि दुनिया के मंच पर एक बड़ी संवाद की भाषा है। 60 करोड़ इस सोचने पे मजबूर करता है कि हम शायद अपनी भाषा की ताकत को कम आंकते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है इसके नाम की उत्पत्ति। हम इसे हिंदी कहते हैं, पर यह शब्द कहाँ से आया? हाँ, ये भी एक रोचक ऐतिहासिक कहानी है। जानकारी ये है कि हिंदी शब्द असल में फारसी भाषा के शब्द हिंद से निकला है। फारसी से? जी, फारसी में हिंद शब्द का इस्तेमाल होता था सिंधु नदी, मतलब इंडस रिवर के आसपास के इलाके के लिए। तो हिंदी का मतलब हुआ हिंद का या सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ। अच्छा। यह दिखाता है कि कैसे भूगोल, इतिहास और भाषा ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। भाषा का नाम ही उसकी जड़ों की कहानी कह रहा है। और ये जड़ें सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। स्रोत बताते हैं कि हिंदी का प्रभाव भारत के बाहर भी है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर हिंदी को सिर्फ भारत से जोड़ते हैं, लेकिन देखें, नेपाल में ये काफी बोली और समझी जाती है। इसके अलावा मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम, गुआना, ट्रिनिडैड और टोबैगो, इन जैसे देशों में जहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जाकर बसे, वहां हिंदी आज भी जिंदा है, उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। हाँ, हो सकता है वहां इसका रूप थोड़ा अलग हो, वहां की स्थानीय भाषाओं का असर हो, कुछ बदलाव आ गए हों, लेकिन वो जो मूल जुड़ाव है वो बना हुआ है। ये बात हिंदी की वैश्विक पहुंच और उसके लचीलेपन दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद और संस्कृति को लेकर चलने वाली भाषा भी है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भाषाएं कैसे सफर करती हैं, प्रवासन के साथ, इतिहास के साथ, सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ, और नई जगहों पर अपनी पहचान बनाती हैं। ये सिर्फ हिंदी के आंकड़ों में बड़े होने की बात नहीं, बल्कि इसके सांस्कृतिक फैलाव की भी कहानी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर ये सिर्फ एक छुट्टी या कोई रस्म अदायगी का दिन नहीं है। ये 1949 में संविधान सभा में लिए गए उस बड़े फैसले की याद दिलाता है जिसने हिंदी को राजभाषा बनाया।
ये हमें व्यवहार राजेंद्र सिंह जैसे लोगों के प्रयासों को याद कराता है। हमने ये भी समझा कि इसका मकसद है आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ना, और इसे मनाया जाता है देश भर में हिंदी पखवाड़े के रूप में, अलग अलग प्रतियोगिताओं से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और राजभाषा पुरस्कार जैसे सम्मानों से। और हाँ, कुछ रोचक तथ्य भी जाने, जैसे ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और भारत के बाहर भी कई देशों तक इसकी पहुंच है। बिल्कुल। सारी जानकारी को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक विचार मन में आता है, जो शायद स्रोतों का एक छिपा हुआ संदेश भी हो। स्रोत बार बार कहते हैं कि युवा पीढ़ी को जोड़ना है, भाषा के प्रति सम्मान जगाना है। हाँ, ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये जो सालाना आयोजन होते हैं, ये पखवाड़े, ये पुरस्कार, क्या ये वाकई उस गहरे जुड़ाव को पैदा करने में कामयाब हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत महसूस की जाती है? ये सोचने वाली बात है। और इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल शायद ये है कि साल में 1 दिन या 15 दिन के उत्सव से आगे बढ़कर हम अपनी भाषा के प्रति, चाहे वो हिंदी हो या कोई और भारतीय भाषा हो, उसके प्रति वो जो अपनापन है, वो जो गौरव की भावना है, उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाएं, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपनी सोच में, ताकि ये सिर्फ एक दिवस का उत्सव ना रह जाए, बल्कि एक जीती जागती सांस्कृतिक धारा बनी रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।